नमस्कार। यूनियन बजट, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में ढेर सारे नंबर्स और मुश्किल मुश्किल से शब्द घूमने लगते हैं ना। पर फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम इसे बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझेंगे। हाँ, बिल्कुल। बजट उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। बस कुछ बेसिक सी बातें हैं जिन्हें समझना जरूरी है। और हमारा मकसद भी यही है कि इसे इतना सिंपल बना दें कि सब समझ सकें। और हाँ, सही सवाल भी पूछ सकें। तो तैयार है? चलिए अगले कुछ मिनटों में इसे एक जॉइंट फैमिली की कहानी से समझते हैं। यकीन मानिए, इस तरीके से बजट की बड़ी बड़ी और मुश्किल बातें भी ना चुटकियों में समझ आ जाएंगी। तो जरा सोचिए कि अपना देश एक बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली है। अब जैसे परिवार के लोग कमाकर घर की मुखिया को पैसे देते हैं, ठीक वैसे ही हम सब यानी देश के नागरिक टैक्स के रूप में सरकार को अपना हिस्सा देते हैं। और फिर जैसे घर की मुखिया तय करती है कि पैसा कहाँ कैसे खर्च होगा, बिल्कुल वैसे ही सरकार हमारे देश के लिए सारे बड़े फैसले लेती है। आप देखिए, बजट होते हैं 3 तरह के। पहला सरप्लस बजट, मतलब आमदनी ज्यादा खर्चा कम। दूसरा बैलेंस्ड बजट, जहां आमदनी और खर्चा बराबर। और तीसरा जो सबसे कॉमन है वो है डेफिसिट बजट, मतलब आमदनी 98 खर्चा रुपया। ज्यादातर सरकारें यही चलाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें देश के विकास पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च करना होता है, भले ही इसके लिए उधारी ही लेना पड़े। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतना मोटा सा बजट का डॉक्यूमेंट होता है, ये बनता कैसे है? चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और इसकी पूरी प्रोसेस को समझते हैं। आपको पता है, बजट की तैयारी 1 फरवरी से महीनों पहले, मतलब सितंबर में ही शुरू हो जाती है। सारे मंत्रालय अपनी अपनी डिमांड्स भेजते हैं। फिर जनवरी आते आते इसे फाइनल टच दिया जाता है। और यहीं पर होती है एक बहुत ही मजेदार रस्म, हलवा सेरेमनी। हलवा बनने के बाद पता है क्या होता है? बजट बनाने वाले सारे अधिकारियों को एक तरह से लॉक कर दिया जाता है। बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं, ताकि बजट की कोई भी बात लीक ना हो जाए। कमाल है ना? खैर, इसके बाद 29 जनवरी को आता है इकोनॉमिक सर्वे, जो देश की इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड होता है। और फिर 1 फरवरी को बजट सबके सामने पेश होता है। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है? इसको समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है, 1 रुपए का हिसाब। अगर हम मान लें कि सरकार की कुल कमाई 1 रुपया है, तो पता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है? 24 पैसे उधार से, यानी बोरोइंग्स। इसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स का, 21 पैसे। फिर कॉरपोरेशन टैक्स और जीएसटी, दोनों से 18 पैसे। सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि हमारी कमाई का सबसे बड़ा सोर्स टैक्स नहीं बल्कि उधार है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि देश को चलाने के लिए सरकार को बहुत ज्यादा कर्ज लेना पड़ रहा है। तो ठीक है, पैसा आ गया, अब ये जाता कहाँ है? देखिए, सबसे ज्यादा पैसा मिलता है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पता है किसमें जाता है? पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में, जो हमने उधार लिया था ना, उसका इंटरेस्ट। इसके बाद आता है हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री और फिर रोड और हाईवे मिनिस्ट्री। तो इससे एक बात तो साफ है, सरकार की टॉप प्रायोरिटीज क्या हैं? ब्याज चुकाना, देश की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये जो खर्चे हैं ना, इन्हें हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसे ऐसे समझिए, ये वो खर्चा है जिससे देश के लिए कोई एसेट बनता है, कोई संपत्ति बनती है। जैसे कि कोई नया हॉस्पिटल बना या फाइटर जेट खरीदा, ये एक बार का बड़ा खर्चा है। और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हैं रोजमर्रा के खर्चे, मतलब सैलरी देना, सब्सिडी देना, बिल चुकाना, ये सब। चलिए अब आते हैं इस साल के बजट पर। देखते हैं कि 2026 के बजट में क्या बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं। एक बात जो साफ दिख रही है वो ये कि इस बार का फोकस शॉर्ट टर्म फायदों पर कम और लॉन्ग टर्म सुधारों पर ज्यादा है। तो क्या है इस साल के पिटारे में? सबसे पहली बात जो सीधे सीधे मिडिल क्लास से जुड़ी है, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, जैसा था वैसा ही है। लेकिन हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ी राहत मिली है। कैंसर और 7 तरह की दुर्लभ बीमारियों की दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, मतलब इनका इलाज अब सस्ता हो सकता है। इसके अलावा छोटे शहरों यानी टियर 2 और टियर 3 सिटीज के विकास पर भी बहुत जोर है। इसके लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं।
इसके अलावा ट्रांसपोर्ट को एक नई रफ्तार देने के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी बड़े प्लान हैं, लेकिन एक घोषणा ऐसी है जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, वो है रेयर अर्थ कॉरिडोर की। देखिए, ये वो मिनरल्स होते हैं जो हमारे स्मार्टफोन से लेके इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर जगह इस्तेमाल होते हैं, और अभी हम इनके लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। तो ये कॉरिडोर है ना, ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। महिलाओं को बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए सी-मार्ट स्कीम आई है, और हाँ, युवाओं के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। जरा सोचिए, अब स्कूलों में ही डिजिटल स्किल्स और कंटेंट क्रिएशन सिखाया जाएगा। ये आज के ज़माने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ टूरिज्म को भी बड़ा बूस्ट देने की पूरी तैयारी है। तो घोषणाएं तो सुनने में काफ़ी अच्छी लग रही हैं, है ना? लेकिन क्या ये काफ़ी हैं? अब बारी है विश्लेषण की। सोर्स मटेरियल के आधार पर कुछ बहुत ही ज़रूरी और बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। चलिए अब एक एक करके उन पर नज़र डालते हैं। पहला सवाल, बजट से ठीक पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसने खुद माना कि गिरता हुआ रुपया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा इम्पोर्ट महंगा हो जाता है और फिर महंगाई बढ़ती है। अब सीधी सी बात है, जब तक हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ते, हम विदेशी निवेश पर निर्भर रहेंगे। तो सवाल ये है कि बजट में इस इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए कोई ठोस प्लान क्यों नहीं दिखाई दिया? बिल्कुल इसी से जुड़ा है दूसरा सवाल। शेयर मार्केट की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है, विदेशी निवेशक लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो ऐसे में कई एनालिस्ट्स ये पूछ रहे हैं कि इन इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस जीतने के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई राहत क्यों नहीं दी गई? ये एक बड़ा मौका हो सकता था। अब जरा फंडिंग की प्रायोरिटीज पर एक नज़र डालिए। इस साल इसरो, हमारी शान, हमारी स्पेस एजेंसी, जो कि एक बेहद ज़रूरी इंडस्ट्री है, उसे बजट मिला है लगभग 13,000 करोड़ रुपए। और अब इसकी तुलना कीजिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स यानी डाक विभाग से। उसे मिले हैं 27,000 करोड़ रुपए, मतलब इसरो से दुगने से भी ज्यादा। ये आंकड़े अपने आप में हमारी फंडिंग की प्राथमिकताओं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, नहीं? एक और बहुत बड़ा सवाल है टैक्स को लेकर। ये एक आम शिकायत है, हम सब सुनते हैं कि ईमानदारी से टैक्स तो मुट्ठी भर लोग ही भरते हैं और सारा बोझ भी उन्हीं पर बढ़ता जाता है। तो सवाल ये है कि टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए, मतलब और ज़्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए कोई ठोस प्लान क्यों नहीं लाया गया? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, इस बजट का फोकस साफ तौर पर लॉन्ग टर्म पर है, जिसके नतीजे शायद आज या कल में न दिखें। तो क्या ये देश के लिए वाकई एक दूरदर्शी, एक लॉन्ग टर्म विजन है, या फिर ये सिर्फ कुछ अच्छी अच्छी योजनाओं का एक कलेक्शन भर है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इस सवाल पर सोचना बहुत ज़रूरी है।